हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन का बेसिक देखा था। ठीक है, मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन बताया था और बर्नौलीज इक्वेशन किन 5 एजम्पशंस पर बेस्ड है ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये पांचों एजम्पशंस, जो 5 एजम्पशंस मैंने बताया था, वो 5 एजम्पशंस आप याद रखेंगे। आपके एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब उसके आगे कंटिन्यू किया जाए। आज के इस सेशन में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था। हमने देखा था माय डियर फ्रेंड, P बाय रो प्लस V स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड दिस इज़ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो यहाँ पर जो आप तीनों एनर्जी का सम कर रहे हैं, दैट मीन्स इस पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। यानी इस फॉर्मूला में एनर्जी पर यूनिट मास के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट मास के फॉर्म में आपका बर्नौलीज इक्वेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूँ कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में आइए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। यहाँ पर देखिए मास है, यदि आप यहाँ पर, ठीक है, यदि आप यहाँ पर मास बाय डेंसिटी कर दें, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर अगर रो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस इक्वेशन को आप डेंसिटी से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर आप ऐसे ही डेंसिटी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर, दिस टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इस टर्म में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उस डेंसिटी को क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं मास के नीचे में, तो मास बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी। और मास बाय डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, मास बाय डेंसिटी को हम वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इंटू एनर्जी पर यूनिट मास। तो यहाँ से देखिए आपका इक्वेशन क्या होगा, जब आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसल आउट, P प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो V स्क्वायर बाई 2 प्लस रो ZZ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपको ये इक्वेशन मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए रो इंटू एनर्जी पर यूनिट मास, इस रो को हम नीचे ले आएंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाय मास बाय डेंसिटी। और इक्वेशन क्या है आपका, P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 प्लस रो ZZ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से देखिए माय डियर, एनर्जी पर यूनिट मास बाय डेंसिटी को आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मत बोलिए, यानी अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ चुका है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में आ चुका है। यानी यहाँ पर जितने भी एनर्जी का टर्म्स आप देख रहे हैं वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में। दिस टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस टर्म इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज योर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी देखिए बर्नौलीज इक्वेशन का दो फॉर्म आपने देख लिया, एक तो एनर्जी पर यूनिट मास के फॉर्म में है। अगर इस तरह का एक बर्नौलीज इक्वेशन आप कहीं पर देख रहे हैं तो वहाँ पर ये पूरा टर्म टोटल एनर्जी पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट करेगा। और कहीं पर यदि आप बर्नौलीज इक्वेशन इस फॉर्म में देख रहे हैं, इस तरह लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में दिया गया है। दैट मीन्स दिस होल टर्म इज कॉल्ड टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और स्टेटमेंट सेम रहेगा, वही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो किसी भी दो पॉइंट पे दिस टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट लीजिए, उस दोनों पॉइंट पर इस एनर्जी का समेशन यानी टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर सेम होगा। बात समझ में आ रहा? इसे ही हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर। दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड है। इसीलिए बर्नौलीज इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और फॉर्म है, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन का माय डियर फ्रेंड, एक और फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ओके, आइए देखते हैं वन मोर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ध्यान से देखना है। देखिए ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट मास के फॉर्म में है। यदि आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में जी से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे टर्म में हम लोग जी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आप यहाँ पर g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी g से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी g से आपको डिवाइड करना होगा। फिर वही चीज़ आप यहाँ पर g से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी g से डिवाइड कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे ना कि सर g कहाँ से आ गया एकाएक। ठीक है, आप यहाँ पर भी g से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर भी g से डिवाइड कीजिए, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। बात समझ में आ गया? तो अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी पर यूनिट मास, ये तो हमें मालूम है, इसमें हम क्या करेंगे, g से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपका इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा। दिस टर्म p बाय रो जी प्लस v स्क्वायर बाय 2g एंड दिस टर्म जब आप g से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर z आ जाएगा, will be constant, will be constant। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट। यानी अब जो आप बर्नौलीज इक्वेशन देख रहे हैं वो किस फॉर्म में है, एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में है। p बाय रो जी प्लस v स्क्वायर बाई 2g प्लस z इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट। एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में ये आपका तीसरा बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्म मिल चुका है और सबसे ज़्यादा यही इक्वेशन आपका यूज होगा। ठीक है, p बाय रो जी प्लस v स्क्वायर बाई 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही इक्वेशन सबसे ज़्यादा बार यूज़ होगा। और यहाँ पर जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं वो किस फॉर्म में है, एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में है। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं z क्या है, तो z है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। दिस टर्म इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट एंड दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, और यहाँ पर दोनों जगह मैंने P लिख दिया है, आप PR लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए प्रेशर एनर्जी। ठीक है,
तो देखिए बर्नौलीज इक्वेशन का तीनों फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया। एक एनर्जी पर यूनिट मास के फॉर्म में है, एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में है और एक एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में है। आई होप कि आपको तीनों फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तीनों फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी एक फॉर्म आपसे पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको तीनों फॉर्म ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग एनर्जी पर यूनिट वेट का जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग उसी के बारे में समझेंगे और वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए बर्नौलीज इक्वेशन आपका क्या है, P बाय रो जी प्लस V²/2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों टर्म्स का यूनिट निकाल कर देखते हैं, ठीक है। तीनों ही टर्म्स का यूनिट निकाल के आप चेक कर लीजिए कि इस तीनों टर्म्स का यूनिट क्या होगा। ओके आइए देखते हैं। दिस इज Z। Z क्या है माय डियर फ्रेंड? Z इज द पोटेंशियल हाइट, पोटेंशियल हेड बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी फ्लो हो रहा है वो कितने हाइट से पर फ्लो हो रहा है, डेटम लाइन से कितने हाइट पर फ्लो हो रहा है, तो उसे हम Z से डिनोट करते हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं, mgh या mgz, वही Z है ना यहाँ पर जी। तो Z क्या है, आपका हाइट है जहाँ पर फ्लो हो रहा है। सिंपल से लैंग्वेज में आप ये समझिए। तो Z का यूनिट क्या होगा, तो Z का यूनिट होगा मीटर। क्या होगा, मीटर। ओके चलिए अब इसका यूनिट हम लोग देखना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं। इस दोनों का यूनिट आप नहीं भी निकालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस दोनों का यूनिट अब क्या होगा, क्योंकि तीनों टर्म्स ऐड हो रहा है। तो ऐड होने का मतलब क्या है, ये एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब तीनों टर्म्स का यूनिट सेम होगा, तभी तो आप ऐड कर पाएंगे। तो इसका यूनिट अगर मीटर है, इसका मतलब यह है कि इसका भी यूनिट मीटर होगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा। आइए देखिए, फिर भी मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ, V²/2G निकाल कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए माय डियर, इसका यूनिट के बारे में अगर बात करेंगे, V² है वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर हो गया 2 × G। 2 को छोड़ दीजिए, G का क्या होगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसल आउट, मीटर कैंसल आउट, तो यूनिट क्या हो गया, मीटर। यानी इसका भी यूनिट मीटर हो गया। सेम उसी तरीके से आप इसका भी यूनिट निकाल सकते हैं, इसका भी यूनिट मीटर ही होगा, इसका भी यूनिट मीटर ही हो, आप निकाल सकते हैं। प्रेशर है ना वो, ठीक है, दिस इज प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट आप जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पर डेंसिटी है kg पर मीटर क्यूब, मास बाय वॉल्यूम होता है ना जी। फिर g है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सभी यूनिट आप पुट करके चेक कर लेंगे, इसका भी यूनिट मीटर ही आएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में SSC JEE एग्ज़ाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो इक्वेशन आपने लिखा है ये बर्नौलीज इक्वेशन है, लेकिन कौन सा फॉर्म है, तो दिस इज़ द एनर्जी पर यूनिट वेट फॉर्म। ये बर्नौलीज इक्वेशन एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में है। तो जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं एनर्जी पर यूनिट वेट फॉर्म्स में, जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के बाद हमेशा याद रखेंगे कि एनर्जी पर यूनिट वेट रिप्रेजेंट्स मीटर। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, हैंस एनर्जी पर यूनिट वेट
रिप्रेजेंट्स मीटर, या इसे आप सिंपली हेड कहेंगे। क्या कहेंगे? हेड। एनर्जी पर यूनिट वेट टर्म्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मीटर, या सिंपली आप उसको हेड बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म आप देख रहे हैं P बाय रोजी, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपने पढ़ा है रोजी H, तो यहाँ से P बाय रोजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H। ये H क्या है? H इज़ द हाइट या डेप्थ बोलिए, हाइट या डेप्थ बोलिए। तो P बाय रोजी, मैंने बोला ना आपको कि P बाय रोजी का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। कैसे? देख लीजिए, P बाय रोजी किसके बराबर है? H के बराबर है। H क्या है वहाँ पर? हाइट या डेप्थ, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रेशर में जब हम रोजी से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें मीटर मिल रहा है। ठीक है, तो या आप उसको हेड कहेंगे, ठीक है। तो इस हेड का नाम क्या होगा? तो चूंकि प्रेशर में डिवाइड करने के बाद हमें ये हेड मिल रहा है, तो इसे हम प्रेशर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर हेड। यानी इस टर्म को आप क्या कहेंगे? प्रेशर हेड कहेंगे। कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई फ्लूइड है, तो जिस हाइट तक फ्लूइड है, अगर वो हाइट आपको पता चल जाए तो आप वहाँ पर प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो उस हाइट में रोजी से मल्टीप्लाई करके। तो सिर्फ हाइट पता चलने से ही आप प्रेशर निकाल सकते हैं, इसीलिए उस हाइट को या डेप्थ को प्रेशर हेड कहा जाता है। ठीक है, सो दिस टर्म इज कॉल्ड प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, ओके। अब आइए इसके बारे में, V²/2G, ये भी हमें क्या दे रहा है? ये भी हमें हेड देगा। दिस टर्म ऑल्सो गिव्स हेड, बट इस हेड को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी का स्क्वायर/2G है, काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था आपको, उसी में आपने क्या किया? वेट से डिवाइड कर दिया। तो इस टर्म को हम कहते हैं काइनेटिक हेड। ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड काइनेटिक हेड। अब देखिए, यानी ये भी आपका H के फॉर्म में है, ये भी H के फॉर्म में है। आप आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, V² = 2GH। आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में ही। जब मैं आगे आपको मूव करूँगा तो आगे चैप्टर्स में आप ये फॉर्मूला एक पढ़ेंगे, V² = 2GH। तो यहाँ से देख लीजिए, यानी V²/2G = क्या में होगा? H। इसी H को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक हेड। ये भी H है, ठीक है, यानी इसका भी यूनिट मीटर में होगा। चलिए, फिर एक टर्म आप देख रहे हैं Z। और हाँ, इस काइनेटिक हेड को आप डायनामिक हेड भी कह सकते हैं, डायनामिक हेड। ओके, चलिए अब Z के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है? mgh या mgz बोल दीजिए, mgz। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय m/g इज इक्वल टू क्या होगा? z। तो इस z को आप क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी में वेट से डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स दिस z इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। जैसे प्रेशर में रोजी से डिवाइड किया गया था तो उसे हमने क्या कह दिया? प्रेशर हेड। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में वेट से डिवाइड किया गया है तो हमें क्या मिल रहा है? Z। दिस Z इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। ओके, और ये सभी किस में होगा? ये सभी आपका मीटर में होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड, अगर इस दोनों को आप ऐड कर देते हैं, P/ρg + Z, द समेशन ऑफ प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड। प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड को यदि आप ऐड कर देंगे तब जो हेड मिलेगा आपको,
ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो उसके बाद जो आपको हेड मिलेगा उस हेड को आप पीजोमेट्रिक हेड कहेंगे, ठीक है। एंड इस पीजोमेट्रिक हेड में यदि हम लोग इस काइनेटिक हेड को ऐड कर दें P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z, हमने क्या किया, हमने पीजोमेट्रिक हेड में V²/2g को ऐड कर दिया। तो इस पूरे हेड को हम क्या कहेंगे, टोटल हेड, टोटल हेड कहेंगे ना जी। यही तो बर्नौलीज इक्वेशन है एनर्जी पर यूनिट वेट के फॉर्म में, और इसी का वैल्यू कांस्टेंट आता है, ठीक है। सो दिस हेड इज कॉल्ड टोटल हेड। टोटल हेड का मतलब क्या है, टोटल हेड का मतलब है टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। आई होप कि आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। ये सभी टर्म्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड बर्नौलीज इक्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और बर्नौलीज इक्वेशन में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics and Bernoulli's equation। तो अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने बर्नौलीज इक्वेशन का रिलेशनशिप आप या कंपेयर आप कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीज़न है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। इसका कहना है एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको यहाँ से पता चलेगा। और फिर आपने बर्नौलीज में भी आपने देखा कि यहाँ इस इक्वेशन के हेल्प से भी हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता चलता है। तो फिर दोनों में रिलेशन क्या है, कुछ तो रिलेशनशिप होगा, क्योंकि दोनों हमें एनर्जी का ही कंजर्वेशन देता है। आइए देखते हैं, ठीक है, बस ध्यान देंगे आप। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो आई होप कि आपको याद होगा। आइए देखिए, H1 प्लस C1² या V1 रहने दीजिए, ठीक है। H1 प्लस V1² प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू, दिस इज स्मॉल q इज इक्वल टू H2 प्लस V2² प्लस GZ2 प्लस स्मॉल WC। ये आपने पढ़ा है, ये आपका क्या है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप H1 देख रहे हैं, H1 और ये H2, ये क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है। इसको आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल u1 प्लस P1 स्मॉल V1। स्मॉल v क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये कैपिटल V क्या है, वेलोसिटी। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। प्लस V1² प्लस GZ1 प्लस Q। H2 को आप क्या लिखेंगे, स्मॉल u2 प्लस P2 इंटू स्मॉल V2 प्लस V2² प्लस GZ2 प्लस WCV। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए u1 प्लस P1, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, मैंने बताया था आपको। तो स्मॉल v1 को आप क्या लिखेंगे, 1/ρ1, तो ρ1 नीचे आ गया, प्लस
v1² 2 प्लस gz1 प्लस q, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे u2 प्लस p2 डिवाइड बाय रो 2 प्लस v2² 2 प्लस gz2 प्लस wcv। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहाँ से ध्यान देंगे आप, ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, इस टर्म को कहीं आप देखें हैं P1/ρ1 है, फिर देखिए v1² 2 है, फिर आपका यहाँ पर gz1 है। तो इन तीनों टर्म को अभी अभी आपने देखा है बर्नौलीज इक्वेशन में। फिर यहाँ पर देखिए P2/ρ2, v2² 2 और gz2, यानी इस टर्म को भी आपने कहीं पर देखा है। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही बर्नौलीज इक्वेशन निकलता है। इसी फर्स्ट लॉ से बर्नौलीज इक्वेशन हमारा आया है, कैसे वो देखिए। अब हम यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लेंगे। मान लीजिए कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दोनों सेम है, U1 बराबर U2, तो ये कैंसल आउट हो गया दोनों। फिर मान लेंगे कि वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो Q बराबर 0। फिर थर्ड एजम्पशन हम लोग ले लेंगे, वर्क ट्रांसफ़र वहाँ पर 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी अब सिर्फ ये 3 टर्म और ये 3 टर्म हमारा बच रहा है। लेकिन यहाँ पर ρ1 है, यहाँ पर ρ2 है, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। वहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर हम एक और एजम्पशंस लेंगे कि हमारा फ्लो कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है। जैसे ही आप इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर रो हो जाएगा, यहाँ पर भी रो हो जाएगा, यानी दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, और उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आपका बर्नौलीज इक्वेशन निकलकर सामने आता है। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कौन कौन सा एजम्पशंस हम लोग लेंगे। एजम्पशंस, फर्स्ट U1 बराबर U2, सेकेंड Q बराबर 0 एंड W बराबर 0। थर्ड एजम्पशन, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। थर्ड एजम्पशंस हम लोग क्या लेंगे, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। तो उसके बाद आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, देख लीजिए। हेंस P1/ρ प्लस v1² 2 प्लस gz1 इज इक्वल टू P2/ρ प्लस v2² 2 प्लस gz2। ये आपको मिल रहा है, और ये मिलने का मतलब क्या है कि वन पॉइंट पे दिस टर्म इज कॉल्ड टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1, और इस पूरे टर्म को आप क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि फ्लो हो रहा है, और फ्लो में एक पॉइंट पे जितना टोटल एनर्जी है उतना ही सेकेंड पॉइंट पे टोटल एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। सो P/ρ प्लस v² 2 प्लस gz इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये क्या है आपका, दिस इज योर बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज योर बर्नौलीज इक्वेशन। किस फॉर्म में है, तो ये आपका एनर्जी पर यूनिट मास के फॉर्म में है। तो देखिए माय डियर, बर्नौलीज इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकलकर सामने आ रहा है। फर्स्ट लॉ से ही बर्नौलीज इक्वेशन निकलता है। दोनों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन कैसे मिल रहा है आपको समझ में आ गया होगा। उसके लिए आपको कुछ एजम्पशंस लेना पड़ेगा। इंटरनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी
इनलेट पर एंड आउटलेट पर सेम है। हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र यदि जीरो हो रहा हो और फ्लो यदि आपका इनकॉम्प्रेसिबल हो रहा हो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा और इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। ये तो हो गया। चलिए अब दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये आप लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गैस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड का मतलब इनकॉम्प्रेसिबल, गैस का मतलब कॉम्प्रेसिबल। यानी ध्यान से सुनिएगा, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज़ हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ हम लोग सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए करते हैं। सेकेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसका यूज़ आप विस्कस या नॉन विस्कस दोनों टाइप के फ्लूइड के लिए कर सकते हैं। चाहे फ्लूइड आपका विस्कस हो या नॉन विस्कस हो, दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, बर्नौलीज इक्वेशन ये सिर्फ नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए यूज़ होता है, मतलब आइडियल फ्लूइड के लिए ये वाला यूज़ होता है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड रहेगा, ठीक है, तब वहाँ पर आपका क्या होगा, लॉसेज नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र दोनों जीरो हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र, इंटरनल एनर्जी भी सेम हो जाएगा। यही डिफरेंस है फर्स्ट लॉ एंड बर्नौलीज इक्वेशन में। बर्नौलीज इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी अप्लाइड फॉर विस्कस और नॉन विस्कस, कंप्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। फ्लूइड कंप्रेसिबल हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो, कोई भी हो, फ्लूइड चाहे विस्कस हो, नॉन विस्कस हो, कोई भी फ्लूइड हो, आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट लॉ। लेकिन बर्नौलीज सिर्फ नॉन विस्कस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए यूज़ होगा। ठीक है, इसका साफ मतलब है कि बर्नौलीज इक्वेशन ये एक लिमिटिंग केस हुआ, स्पेशल केस हुआ, किसका, फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ से ही निकलकर ये आया है ना जी। इसका मतलब बर्नौलीज इक्वेशन किसका स्पेशल केस है, फर्स्ट लॉ का स्पेशल केस है ये। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना चीज़ आपको वहाँ पर बताना होगा। ठीक है ना। आई होप कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका जो मैं कंक्लूज़न लिखाऊंगा उस कंक्लूज़न से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड इंटरव्यू में यदि आप कभी इंटरव्यू फेस करेंगे तो इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कंक्लूज़न देख लेते हैं, ध्यान देंगे आप। हैंस बर्नौलीज इक्वेशन can be Bernoulli's equation is applicable only for non-viscous incompressible fluids. But first law of thermodynamics can be applied for viscous, non-viscous, compressible और incompressible fluids. So Bernoulli's equation is the
So Bernoulli's equation is the special limiting case of first law of thermodynamics. बर्नौलीज इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्पेशल लिमिटिंग केस होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो माय डियर फ्रेंड, बर्नौलीज इक्वेशन में हमें जितना पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन एंड फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।